अमेरिका की धरती से तुर्की के राष्ट्रपति का फिलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन हमास के समर्थन में बड़ा बयान। अमेरिकी चैनल से साफ कहा, हमास आतंकी नहीं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण के दौरान एर्दोगान का माइक अचानक हुआ बंद, जिसके बाद मचा बवाल। क्या ये साजिश थी या कुछ और साथ में आपको ये भी बताएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान दिया है और ईरानी अधिकारियों पर, यानी जो न्यूयॉर्क में यूएन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, उन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। ये कैसी पाबंदी है, आपको इस वीडियो के जरिए सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सोमवार को इस्राएल पर गाजा में पूरी तरह से नरसंहार करने का आरोप लगाया और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इन हत्याओं का जिम्मेदार बताया। एर्दोगान ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा, इसे किसी और तरह से समझना मुश्किल है। ये पूरी तरह नरसंहार है और इस नरसंहार के पीछे नेतन्याहू है। नेतन्याहू ने बेरहमी से हजारों लोगों की जान ली है। उन्होंने बताया कि गाजा में अब तक 1,20,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से बहुत से घायल तुर्की में इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इस नरसंहार के पूरी तरह खिलाफ हैं। जब उनसे हमास को लेकर सवाल किया गया तो एर्दोगान ने साफ कहा कि गलती सिर्फ फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन की नहीं है। उन्होंने कहा, ये अपराध एक तरफा नहीं है, सिर्फ हमास को दोष देना ठीक नहीं होगा। उसी वक्त हम नेतन्याहू के किए हुए कामों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। एर्दोगान ने इजरायली हमलों को अंधाधुन बताते हुए कहा, हथियारों की ताकत के मामले में हमास इजरायल के सामने कहीं नहीं ठहरता, लेकिन इजरायल इस ताकत का बेरहमी से इस्तेमाल कर रहा है। 7 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के बुजुर्गों तक, औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी पर रहम नहीं किया जा रहा, सबको मार दिया जा रहा है। गाजा युद्ध को लेकर एर्दोगान ने साफ कहा कि उन्हें जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की मिसाल देते हुए कहा, आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। क्या वो खत्म हुआ? नहीं। अब उन्होंने कहा कि गाजा का युद्ध खत्म करेंगे। क्या हुआ? नहीं। एर्दोगान ने हमास को आतंकी संगठन मानने की बात को भी नकारते हुए कहा, मैं हमास को आतंकवादी नहीं मानता, इसके उलट मैं इसे एक प्रतिरोध आंदोलन मानता हूं। वो लोग जो भी उनके पास है उसी से अपनी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका की धरती से और खुद अमेरिकी चैनल से बातचीत में ये बात कही है, जब दुनिया के खासकर अमेरिका के करीबी देश हमास को आतंकवादी कहते हैं। एर्दोगान का यह बयान तब आया जब एक दिन पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन सवाल के शांतिपूर्ण हल और 2 राष्ट्र समाधान पर हुई बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नेतन्याहू और उनकी सरकार फिलिस्तीनी राज्य को बनने से असंभव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगान ने कहा कि इजरायली जुल्म और कब्जे का विरोध करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कब्जे और विलय की नीतियों को बढ़ाने का मकसद साफ है, 2 राष्ट्र समाधान के सपने को खत्म करना, फिलिस्तीनियों के पास कोई जमीन ना छोड़ना और उन्हें हमेशा के लिए बेघर करना। इस बीच दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति के साथ एक अजीब घटना हुई। दोस्तों, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का भाषण अचानक सुर्खियों में आ गया। असल में हुआ ये कि जब एर्दोगान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रही नरसंहार की घटनाओं पर इजरायल सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे, तभी उनके भाषण के आखिरी हिस्से में माइक का साउंड कट हो गया। एर्दोगान ने साफ कहा था, कोई भी गाजा में हो रहे इस नरसंहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेतन्याहू की सरकार का मकसद फिलिस्तीनी को राज्य बनने से रोकना और फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन से जबरन बेदखल करना है। ऐसे हालात में कुछ देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बातें कही, स्पीकर से आवाज़ बंद हो गई और सिर्फ ट्रांसलेटर की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, मैं अब राष्ट्रपति की आवाज़ नहीं सुन पा रही। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया काम था ताकि एर्दोगान की फिलिस्तीन के पक्ष में कही गई सख्त बातें दुनिया तक ना पहुंचे। कुछ का मानना था कि ये महज टेक्निकल गड़बड़ी नहीं बल्कि सियासी चाल थी। तुर्की मीडिया ने भी इसे तोड़फोड़ की कोशिश बताया
और शक जताया कि किसी ताकतवर लॉबी ने यह सब किया ताकि एर्दोआन की आवाज़ दबाई जा सके। हालांकि बाद में तुर्की की कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट ने सफाई दी कि इसमें किसी की साजिश नहीं थी। उनका कहना है कि राष्ट्रपतियों के लिए 5 मिनट और बाकी स्पीकर्स के लिए 3 मिनट का टाइम लिमिट तय है। जैसे ही वक्त पूरा हुआ माइक अपने आप बंद हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ही मामला इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ भी हुआ था। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन में कई देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। इनमें अंडोरा, बेल्जियम, फ्रांस, लक्जमबर्ग, माल्टा और मोनाको शामिल है। सम्मेलन की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन ने कहा, अब शांति का वक्त आ चुका है क्योंकि हम उस मोड़ पर हैं जहां इसे खो देने का खतरा है। मैक्रोन ने ऐलान किया, फ्रांस आज फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह घोषणा की तो वहां मौजूद 140 से ज़्यादा विश्व नेताओं ने जोरदार तालियां बजाई। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि मंडल, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत रियाद मंसूर भी शामिल थे, खड़े होकर तालियां बजाते दिखे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी कैमरे में तालियां बजाते दिखे, जबकि अमेरिकी सरकार ने उन्हें इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से आने से रोक दिया था। मैक्रोन ने साफ कहा कि ये कदम इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति की दिशा में है। उन्होंने गाजा में जारी बमबारी और हत्याओं को तुरंत रोकने की अपील की और शर्त रखी कि अगर गाजा में बंदी बनाए गए इस्राएली कैदियों को रिहा किया जाता है और युद्ध विराम होता है तो फ्रांस फिलिस्तीन में अपना दूतावास खोलने पर विचार करेगा। आलोचनाओं के बावजूद मैक्रोन ने कहा कि अब और इंतजार करना बेकार है। उन्होंने कहा, हम पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि शांति का रास्ता बनाएं और 2 राष्ट्र समाधान को बचाएं और ये करने का वक्त आ चुका है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को कहा कि फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा एक अधिकार है, इनाम नहीं। मतलब उनका कहना है कि ये फिलिस्तीनियों की हक है, ये कोई पुरस्कार या गिफ्ट नहीं। उन्होंने विश्व नेताओं से अपील की कि इस्राएल की फिलिस्तीनी संप्रभुता को खारिज करने के बावजूद 2 राष्ट्र समाधान की कोशिशों को फिर से जिंदा किया जाए। इसी बीच दोस्तों, अमेरिका ने न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पहुंचे ईरानी अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका का कहना है कि अब ईरानी अधिकारी ना तो शहर में इधर उधर घूम पाएंगे और ना ही महंगे सामान खरीद पाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई है ताकि ईरान के नेता विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी ना जी सकें, जबकि उनकी अपनी जनता गरीबी, बिजली पानी की कमी और बुरी हालत वाले ढांचे से जूझ रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। हम ईरानी नेताओं को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का इस्तेमाल आतंक फैलाने या विलासिता का मजा लेने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाने और उनके शासकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए उठाया गया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब किसी देश पर पाबंदी लगती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आम लोगों को ही उठानी पड़ती है, नेताओं को नहीं। और ये पाबंदी और प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका ही है। और वही अमेरिका अब दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरानी जनता के साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई ईरानी जनता के साथ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।